मैं सावित्री हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा रात में प्यास की वजह से किचन में जाकर पानी पीना इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा। आज मेरे अपने ही खुद के घर में मेरी बहुओं ने मुझे चोर साबित कर दिया था। और मेरे बेटे, वो तो इतने नाकारा थे कि वो अपनी बीवियों के आगे कुछ भी नहीं बोल पाए। यही सब सोचकर मैं रो रही थी। तभी मेरी दोनों बहुएं आईं और मेरा सारा सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगीं और बोली, बताओ तुमने चोरी किए पैसे कहाँ छुपाए हैं? मैंने जैसे ही उन्हें कुछ कहना चाहा, तभी चोरी के इल्जाम ने तोड़ दिया माँ का दिल। सावित्री जी रात की थकान की वजह से अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू काजल बेधड़क कमरे में आ गई। मम्मी जी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप इतनी गिर जाएंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सावित्री जी उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब मैंने क्या कर दिया है बहू, जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से कहा तो काजल ने बड़े ही ताने भरे अंदाज में दोनों हाथों को आपस में फोल्ड किया और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि सुबह सुबह मैं यहाँ आकर आपके साथ मातापच्ची करूं। देखिए मम्मी जी, मैं साफ साफ आपसे पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की कोई आदत नहीं है। सावित्री जी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी काजल बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को किचन में गई थी ना? पहले मुझे ये साफ साफ बताइए। तो सावित्री जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहू, मुझे प्यास लगी थी और मेरे कमरे में जग में पानी भी नहीं था, इसीलिए मैं पानी लेने के लिए गई थी। इतना सुनते ही काजल जोर से चिल्लाई, दिव्या की पापा, जल्दी से आइए, देखिए तुम्हारी मम्मी के लक्षण, और विभा तुम भी आ जाओ। काजल को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर सावित्री जी घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, आखिर ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम सबको इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर यहाँ पर इकट्ठा कर रही हो? काजल गुस्से में आकर और जोर से बोली, अब आने दो सबको, तब फिर मैं आपको खुद बताऊंगी। उसकी तेज आवाज सुनकर उसके पति धीरज और देवरानी विभा निखिल के साथ कमरे में आ गए। धीरज ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हो गया है? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? तो उसका देवर भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी बताइए, आखिर क्या बात हो गई है और आपने इस तरह से हम सबको चिल्ला चिल्ला कर मम्मी के कमरे में क्यों बुला लिया है? तभी काजल जोर से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ, ये हमारी मम्मी जी आधी रात को चुपके से किचन में क्या करने गई थी? सावित्री जी ये बातें सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए मैं किचन में पानी लेने गई थी। अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर किचन में ताक झांक करने के लिए गई थी? ये सुनकर धीरज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, काजल, मम्मी सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना ज्यादा हंगामा खड़ा करने की जरूरत क्या है? लेकिन काजल कहाँ रुकने वाली थी। उसने और भी तेज अंदाज में बोलते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो फिर सिर्फ अपना पानी लेकर आती ना, फिर वो किचन में जाकर सफाई क्यों करने लगी? ये सुनकर काजल की देवरानी विभा भी अपनी जेठानी काजल की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल दीदी, पता नहीं मम्मी जी को रात में सफाई करने का शौक क्यों चढ़ रहा है। निखिल, जो कि अब तक चुप था, वो झुंझलाकर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत क्या है? मम्मी ने अगर कुछ बर्तन धो भी दिए हैं तो इसमें क्या गलत कर दिया? अरे तुम्हें नहीं पता है देवर जी, सफाई की बात तक तो ठीक है, लेकिन मैंने किचन में 5,000 रुपए भी रखे हुए थे और वो भी तुम्हारी मम्मी जी ने साफ कर दिए हैं। अगर इन्हें पैसे चाहिए थे तो मुंह खोलकर मुझसे मांग लेती, लेकिन ऐसी उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? काजल की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भला बताओ वो इनसे क्या सीखेंगे? मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ मम्मी जी, आपकी हर एक हरकत से। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर कमर में खोसा और घूरती नजरों से अपनी सास को देखने लगी। सावित्री जी की आंखें अपनी ऐसी बेइज्जती देखकर भर आईं। उनके आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगाने से पहले जरा एक बार सोच तो लिया होता। मैं भला तुम्हारे पैसे क्यों लूंगी?
मुझे पैसों का क्या करना? मैंने किसी के कोई पैसे नहीं लिए हैं। धीरज, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा हुआ था, गुस्सा करते हुए बोला, अरे मम्मी, अगर तुमने पैसे लिए भी हैं तो फिर साफ साफ बोलो ना, क्यों सुबह सुबह इतना बड़ा हंगामा खड़ा करवा रही हो? बेटे के मुंह से ये सुनकर सावित्री जी की आंखें हैरानी से और ज्यादा चौड़ी हो गईं। उनका अपना सगा बेटा, जिसे पालने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा डाली थी, आज वही उन पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। सावित्री जी की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने छोटे बेटे निखिल की तरफ देखा कि शायद वो तो कुछ उनके पक्ष में कहेगा, लेकिन निखिल, वो तो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी मां के लिए ना तो कोई अपनापन था और ना ही कोई हमदर्दी। तभी काजल ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज करते हुए बोली, अब इस तरह ये झूठे आंसू बहाने से क्या होगा मम्मी जी? सच तो यही है कि वो पैसे आपने ही चुराए हैं। इस घर में रहकर आपको भला खाने पीने की क्या कमी है? फिर भी आपका लालच है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। निखिल ने भी इस बात पर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी, आप बात तो ठीक कह रही हो और मुझे ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। मम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो कम से कम आप सच बोल दीजिए। सावित्री जी का दिल ये सब सुनकर जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और लड़खड़ाती आवाज में बोली, निखिल बेटा, क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो कि मैंने ही वो पैसे चुराए हैं? तो निखिल भी एक पल के लिए अपनी मां की तरफ देखने लगा और फिर अपनी नजरें फेर ली। मम्मी, अगर तुमने नहीं लिए हैं तो फिर वो पैसे कहाँ गए? घर में कोई बाहर का तो आता नहीं है। ये शब्द सुनते ही सावित्री जी का सिर एकदम से घूमने लगा। उन्हें चक्कर आने लगे। इसी घर में पैदा हुए, इसी घर में परवरिश पाने वाले और बड़े होने वाले बेटों को आज अपनी ही मां पर भरोसा नहीं था। जब चक्कर की वजह से उनके पैर लड़खड़ाए तो वो वहीं चारपाई पर बैठ गईं और नरमी से बोली, अगर तुम सब लोगों को यही सोचते हो तो फिर ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं अपनी सफाई में ना कुछ कहूंगी और ना ही करने वाली हूँ। काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो फिर इन्होंने सफाई देना भी बंद कर दिया। चलो बस भी करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल आई तो बाकी सब लोग भी वापस अपने अपने कमरों में चले गए। सावित्री जी अपनी जगह पर बैठी रहीं और उनकी लाल आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में अब इस घर में मेरा कोई भी नहीं बचा है? माँ के हिस्से का दर्द और 2 समोसों की भूख। सावित्री जी को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति दिलीप साहब बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। अरे, आखिर कितना वक्त और लगेगा तुम्हें? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर शादी हो जाए और हम सबसे लास्ट में पहुंचे। दिलीप साहब ने हंसते हुए कहा तो सावित्री जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की मां हूं तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है ना। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे धीरज की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में खोया हुआ था। सावित्री जी ने अपनी बहू के स्वागत के लिए बहुत तैयारी की हुई थी। हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा हुआ था कि बहू को कोई भी परेशानी ना हो। काजल जब पहली बार दुल्हन बनकर आई थी तब सावित्री जी ने उसे बड़े ही प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा, अब से ये घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक हमेशा बता देना। लेकिन आज वही काजल उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को झूठा साबित कर रहे थे। यादों का ये सिलसिला इतना गहरा था कि सावित्री जी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने दिल ही दिल में कहा, काश आज आप जिंदा होते दिलीप जी, तो मुझे इस तरह अपनों के बीच गैर होने का एहसास कभी नहीं होता। सावित्री जी अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी दरवाजे पर अचानक से आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो छोटी बहू कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रखकर चली गई। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा,
पहले जब उनके पति जिंदा थे तो उनके साथ सुबह चाय पीने का मजा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते थे, सावित्री, जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी लेती हो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मेरे दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं होती। लेकिन आज अकेले बैठी सावित्री जी के लिए वो चाय किसी जहर के प्याले जैसी लग रही थी। वक्त गुजर गया और शाम होने लगी। सावित्री जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। पेट में अजीब सी मरोड़ उठ रही थी, कमजोरी भी लग रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन घर में कोई भी नहीं था जो उनसे ये पूछे कि उन्होंने अभी तक खाना खाया है या नहीं। बेटे बहू सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो धीरे से चारपाई से उठी और दरवाजे के पीछे टंगे हुए अपने झोले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े हुए थे जो उन्होंने कभी बचाकर रखे थे। अपने झोले को कसकर पकड़ते हुए वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगी तभी बड़ी बहू की तेज आवाज आई, मम्मी जी, अब कहाँ चल दी हैं? सावित्री जी रुक गईं और धीरे से बोली, मैं बस बाहर तक जा रही हूँ बहू। आखिर आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए तो नहीं जा रही हैं, ताकि दूसरों से हमदर्दी बटोर सकें और हम लोगों की बुराइयां कर सकें? सावित्री जी ने यह सुना तो उनका दिल अंदर तक हिल गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस मैं थोड़ा सा टहल कर आना चाहती हूँ। तो काजल ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइएगा, फिर घर के काम कौन करेगा? सावित्री जी इस बात पर कुछ भी नहीं बोली। उनकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई और फिर वो भारी कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गईं। उनकी चाल में पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि अब एक माँ को 2 रोटी भी मांग कर खानी पड़ेगी। उन्होंने अपने झोले को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ गईं। वो अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि तभी रास्ते में एक समोसे वाला दिख गया। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना 1 प्लेट समोसे ही खा लूं। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पूछा, बेटा, 1 समोसा कितने का है? अम्मा जी, पूरी प्लेट 30 रुपए की है। ये सुनकर सावित्री जी ने अपने झोले के अंदर झांका, लेकिन फिर वो अपने आप से ही बोली, सिर्फ 10 रुपए कम है। उदास होकर वो कहने लगी, बेटा, मेरे पास तो 10 रुपए कम है। तो समोसे वाला सावित्री जी की हालत देखकर बोला, कोई बात नहीं अम्मा जी, आप मुझे 20 रुपए ही दे दीजिए। सावित्री जी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने अपने हाथों से अपने थैले में रखे हुए पैसे निकाले और समोसे वाले को पकड़ा दिए। गरम गरम समोसों की खुशबू से उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही उन्होंने पहले समोसे का निवाला तोड़ा, उनके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। अरे मम्मी, जल्दी से समोसे दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। छोटे बेटे निखिल की आवाज आज भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वो खुद बड़े प्यार से उनके लिए समोसे बनाया करती थी। उनके दोनों बेटे मजे से समोसे खाने बैठ जाया करते थे। उनके पति भी हंसते हुए कहते थे, अरे वाह, आज तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि लग रहा है खुशबू से ही पेट भर जाएगा। तो सावित्री जी हंसते हुए कहती थी, खुशबू से पेट नहीं भरता निखिल के पापा, लीजिए आप भी गरम गरम समोसे पेट भर कर खाइए। और आज वो दिन है कि वही माँ जो कल तक अपने बेटों को गरम गरम समोसे बनाकर खिलाती थी, वही आज इस गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी 2 निवाले को तरस रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला समोसा खाया, उनके गले में कुछ अटक सा गया। ये समोसा उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं था, बल्कि उन सारी पुरानी यादों की कसक था जो अब किसी बीते हुए खूबसूरत सपने जैसी ही लगती थी। समोसे वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा जी, अगर आपको और भी समोसे चाहिए तो आप ले लीजिए, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो सावित्री जी ने कांपते हाथों से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, बस हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुम खूब तरक्की करो। समोसे खाने के बाद भगवान का नाम लेकर सावित्री जी वहां से चलने लगी, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गईं। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वो भला कैसे कम होता। जैसे तैसे करके वो उठी।
उनके पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। शायद पेट में कुछ पहुंच गया था, या फिर उस समोसे वाले की मेहरबानी थी, जो बिना उन्हें जाने पहचाने ही उनका दर्द समझ गया था। धीरे धीरे सावित्री जी के कदम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना ही नहीं था, बल्कि कुछ पल सुकून से बैठने का भी एक रास्ता है। मां पर चोरी का इल्जाम और टूटता हुआ भरोसा। वहां उन्हें कोई भी ताने नहीं देता था, कोई भी उनकी बेइज्जती नहीं करता था, कोई भी उनसे ये नहीं कहता था कि वो बोझ बन चुकी हैं। मंदिर पहुंचकर वो एक कोने में बैठ गईं और भगवान की तरफ देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल थे कि भगवान, मैंने हमेशा सबका भला चाहा, फिर मैं आज अपने ही घर में पराई क्यों हो गई? उनके होंठ हिले, लेकिन भला उनके इन सवालों का जवाब कौन देता? भगवान भी चुप थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने झोले से छोटी सी माला निकाली। ये वही माला थी जो उनके पति ने उन्हें दी थी। जब भी वो परेशान होती थी तो ये माला लेकर बैठ जाती थी। आज भी वो माला फेरते हुए अपनी ही धुन में भगवान का नाम ले रही थी कि तभी एक आवाज आई, अम्मा जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? ये सुनकर उन्होंने चौंक कर देखा तो एक नौजवान उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे से नरमी झलक रही थी। सावित्री जी ने कुछ देर उसे देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? वो शख्स मुस्कुराया और पास में बैठते हुए बोला, अम्मा जी, इस मोहल्ले में भला कौन है जो आपको नहीं जानता? आप तो हर रोज मंदिर आती हैं। आज आपको इस हालत में देखा तो मेरा दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरा नाम संजय है। सावित्री जी की आंखें भर आईं। इतने सालों बाद किसी ने उनके हाल चाल के बारे में पूछा था। अम्मा जी, क्या आपने कुछ खाया है? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि एक हल्की मुस्कुराहट के साथ धीमे से सिर हिला दिया, जैसे कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन संजय उनकी खामोशी को समझ चुका था। उसने झट से एक बूंदी का लड्डू निकालकर उनके हाथ पर रख दिया। ये लीजिए अम्मा जी, ये प्रसाद है और भगवान के प्रसाद को कभी भी मना नहीं किया जाता। सावित्री जी ने लड्डू को देखा और फिर उसे अपने माथे से लगाकर खाने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे और संजय ने देख लिया कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, तो वो कहने लगा, अम्मा जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। सावित्री जी ने उसकी आंखों में देखा। इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था, लेकिन क्या वो उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी जरूरत नहीं है? दिल में कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब इस उम्र में किसी पर भी बोझ बनना सही नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत खुशकिस्मत थी जो उन्हें तुम्हारे जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक मुझे चलने फिरने के लायक रखा है, तब तक मैं अपनी जिंदगी खुद ही गुजार लूंगी। संजय उनकी तरफ देखकर बिल्कुल चुप हो गया। वो सोचने लगा कि ये अम्मा जी अपने दिल में कितना दर्द समेटे हुए हैं, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी सावित्री जी ने अपना झोला उठाया और मंदिर के अंदर चली गईं। उन्होंने भगवान के आगे माथा टेका और उनसे कहा कि भगवान, उम्र के इस पड़ाव पर मुझे हमेशा इतनी ताकत देना कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित जी ने जब ये सब देखा तो आगे बढ़कर बोले, आप ठीक तो हैं सावित्री जी? तो उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही कभी कभी मेरा दिल भारी हो जाता है। तभी पंडित जी उन्हें प्रसाद देते हुए बोले, बहन जी, आप रोज मंदिर आ जाया करिए, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। सावित्री जी ने प्रसाद लिया और फिर मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। तभी मंदिर में एक औरत आई और उन्हें देखते हुए बोली, अरे सावित्री बहन, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? अपने घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा तो वो उनकी पुरानी पड़ोसन मधु थी, जो बहुत सालों बाद उन्हें मिली थी। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर? अब घर वो कहाँ रहा मधु? अब तो बस एक छत है जहां पर बस रहने की इजाजत दे दी गई है। मधु जी उनकी बातें सुनकर चौंक गईं। ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? आखिर ये सब कैसे हुआ? सावित्री जी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद
उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं क्या बताऊं मधु बहन, जिन बेटों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अब मैं उनके लिए ही बोझ बन गई हूँ। बहुएं ताने मारती हैं और बेटे चुप रहते हैं। मुझे खाने तक के लिए पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब तो मैं अपने ही घर में पराई हूँ। मधु बहन को तो भरोसा ही नहीं हुआ। अरे, तुम्हारे दोनों बेटे तो कितने आज्ञाकारी थे। वो हमेशा तुम्हारी कितनी सेवा करते थे। आखिर वो ऐसे कैसे बदल गए? सावित्री जी की आंखों से ये सुनकर आंसू निकलने लगे। अचानक तो कुछ भी नहीं बदला मधु। दिलीप जी के जाने के बाद धीरे धीरे बेटे मुझे बातें सुनाने लगे और फिर मेरी जरूरत कम होती गई। और फिर एक दिन एहसास हुआ कि मैं उस घर में एक बोझ हूँ। ये सुनकर मधु बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी खूब सेवा करते होंगे, लेकिन ये सब सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो सावित्री जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तो बस भगवान ही है जो मुझे सहारा देते हैं। जब दिल बहुत भारी हो जाता है तो मैं यहीं चली आती हूँ। भगवान के घर में कम से कम कोई मुझे उल्टी सीधी बातें तो नहीं सुनाता। तभी मधु बहन ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। ये सुनकर सावित्री जी ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि अब किसी के भी घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद सावित्री जी भारी कदमों से अपने घर की तरफ निकली, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो चौंक गईं। उनके कमरे से तेज तेज आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए तो अंदर का नजारा देखकर वो तो हैरान ही रह गईं। कमरा पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। बीच कमरे में दोनों बहुएं कुछ ढूंढने में लगी हुई थीं। उनकी हरकतों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी खास चीज की तलाश में थीं। सावित्री जी ये सब देखकर हक्का बक्का रह गईं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? कांपती आवाज में सावित्री जी ने पूछ लिया तो काजल गुस्से से घूरते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गईं। अब साफ साफ बताइए कि वो पैसे कहाँ रखे हैं। ये सुनकर सावित्री जी ने हैरानी से पूछा, भला कौन से पैसे? अरे वही 5,000 रुपए जो आपने किचन से चुराए हैं। हमने पूरे घर में पैसे ढूंढ लिए, लेकिन हमें तो कहीं भी नहीं मिले। सावित्री जी को ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। सावित्री जी के अधिकार की चाबी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। सावित्री जी की आवाज धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम लोग अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? देखो मम्मी जी, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप हमारे पैसे निकाल कर दे दो, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो फिर देख लीजिएगा कि हम आपकी क्या हालत करेंगे। और फिर हमसे मत कहिएगा कि हमने आपसे पहले नहीं कहा। वैसे भी अब इस घर में आपकी जरूरत ही क्या बची है। ये सुनते ही सावित्री जी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखा कि शायद उनके बेटे आ जाएं और इन बहुओं की बातें सुन लें, लेकिन घर में किसी को भी ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि उनकी मां पर क्या बीत रही है। अब इस तरह से इतनी सीधी बनने का कोई फायदा नहीं मम्मी जी। अगर पैसे नहीं मिले तो फिर हम इस घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे। काजल ने ताना मारते हुए कहा तो सावित्री जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने अपनी चारपाई की तरफ देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गईं। काजल बहुत बुरी तरह गुस्से में तिलमिला रही थी। उसने आगे बढ़कर एक झटके से सावित्री जी का झोला उनके हाथ से जोर से खींच लिया, जिससे सावित्री जी बुरी तरह हिल गईं। वो कहने लगी, देखती हूँ आखिर इस झोले में क्या है। हो सकता है पैसे चोरी करके इसी में छुपा रखे हों। इस बात पर सावित्री जी घबरा गई। नहीं बहू, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीजें हैं। लेकिन काजल ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उसने जल्दी से झोले की गांठ खोल दी और उनका जितना सामान था वो सब जमीन पर पटक दिया। उस झोले में बस कुछ पुराने कपड़े और एक तस्वीर थी। काजल ने तस्वीर को जमीन पर पड़ा देखा तो कहने लगी, इसमें तो पैसे ही नहीं है, बल्कि ये न जाने कैसा कबाड़ भर रखा है। मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन ये तो सारा कबाड़ का सामान ही निकल आया।
उसने गुस्से से सारे सामान पर जोरदार ठोकर मारी और उसे सावित्री जी की चारपाई के नीचे धकेल दिया। ये देखकर सावित्री जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन पर बिखरी हुई चीजों को एक एक करके उठाने की कोशिश की। तभी उनकी नजर फलों पर पड़ी जो मधु बहन ने उन्हें दिए थे। कुछ संतरे और केले जमीन पर लुढ़क रहे थे। ये देखकर तो सावित्री जी की दोनों बहुओं की आंखों में चमक आ गई। काजल एकदम गुस्से से चिल्लाकर बोली, देखो देखो, कैसे कह रही थी कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो फिर ये संतरे और केले क्या आसमान से टपक पड़े हैं? इस बात पर सावित्री जी हकलाते हुए कहने लगी, ये फल मैंने नहीं खरीदे हैं बहू, बल्कि मेरी सहेली मधु ने दिए हैं। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही विभा ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्यों नहीं देंगी? अब घर में भीख मांगने की नौबत जो आ गई है। तो सावित्री जी बेबसी से कहने लगी, नहीं बहू, मैंने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ा दिए। तभी काजल घूरते हुए बोली, अच्छा, तो अब आप चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो, झूठ भी बोलती हो। उसने तभी एक नजर जमीन पर पड़े हुए फलों पर डाली और अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, वैसे भी ये सड़े हुए फल हमारे किसी काम के नहीं हैं। उसने लात मारकर फलों को फिर से दूर फेंक दिया। बस करो, बहुत हो गया। सावित्री जी ने एकदम से हिम्मत जुटाई और जोर से बोली, बहुत सुन लिया मैंने तुम लोगों का, अब बस, अब और कुछ नहीं। उन्हें गुस्से में देखकर दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर कंधे उचकाकर वहां से चली गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने अपने पति दिलीप साहब की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली और खुद को संभालती हुई बिस्तर पर लेट गईं। कुछ देर बाद सावित्री जी बिस्तर से उठी और अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक उनके हाथ एक चाबी लगी। ये वही चाबी थी जो उनके पति दिलीप साहब ने कई साल पहले दी थी, ये कहते हुए कि सावित्री, ये चाबी हमेशा संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारे नाम का अधिकार है। दिलीप साहब की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। देखो सावित्री, इंसान का व्यवहार वक्त के साथ बदलता रहता है। जो आज हमें सब कुछ मानते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं, कल वही लोग हमें सिर से उतार कर जमीन पर भी देख सकते हैं, हमें पराया भी मान सकते हैं। लेकिन जो तुम्हारा अधिकार है वो तुमसे कोई भी कभी नहीं छीन पाएगा। अगर कभी भी वक्त बदल जाए और तुम्हें लगे कि घर वाले तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो उस वक्त तुम इस चाबी का इस्तेमाल करना। सावित्री जी की आंखों में ये सब सोचते हुए आंसू आ गए। तो क्या दिलीप साहब ने पहले से ही सब कुछ समझ लिया था? क्या उन्हें ये पता था कि एक दिन उनके अपने बेटे और बहुएं उनके साथ ऐसा करेंगी? ये सोचते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। आज उन्हें दिलीप साहब की कही हुई वो सारी बातें याद आ रही थी। सावित्री, ये चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए इसे कभी किसी को मत देना। और अगर कभी इसकी जरूरत पड़ जाए तो फिर तुम इस चाबी को लेकर बैंक जाना और वहां बैंक मैनेजर को दिखाना, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। ये सोचने के बाद सावित्री जी को अब सिर्फ सुबह होने का इंतजार था। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो उससे पहले ही सावित्री जी उठ गई थीं। उन्होंने अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो कल रात का बिखरा हुआ सामान अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा था। लेकिन अब इस सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके दिमाग में बस एक ही बात थी कि आज बैंक जाकर इस चाबी के पीछे कौन सा बड़ा राज है वो जानना है। उन्होंने जल्दी से चाबी को अपनी साड़ी के पल्लू में अच्छे से बांध लिया और फिर अपना पुराना झोला कंधे पर टांगा और धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने काजल खड़ी थी। कहाँ जा रही हैं मम्मी जी? क्या मंदिर जा रही हैं? सावित्री जी ने धीरे से कहा। हाँ बहू, मैं मंदिर ही जा रही हूँ। इस बात पर काजल उन्हें घूरते हुए सिर से लेकर पैर तक देखने लगी और फिर बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लग रहा है कि आप मंदिर नहीं बल्कि कहीं और ही जा रही हैं। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करना चाहती हैं। सावित्री जी ने उसकी इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और बस एक झूठी मुस्कुराहट के साथ वो आगे बढ़ गईं। सावित्री जी की नई शुरुआत। बैंक पहुंचकर उन्होंने वहां मैनेजर से कहा, बेटा, मुझे मेरे पति ने ये चाबी दी थी और कहा था कि इसे बैंक में दिखाना।
मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ चेक करने लगा। इसके बाद वो कुछ मिनट में ही उठकर अपने कैबिन के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और बड़ा अधिकारी था। उसने सावित्री जी से कहा, अम्मा जी, आप हमारे साथ चलिए। सावित्री जी का दिल ये सब सुनकर तेजी से धड़कने लगा। वो अधिकारी के साथ अंदर कैबिन में चली गई और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाबी आखिर किस चीज की है। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा जी, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। आप अपना पहचान पत्र दीजिए, क्योंकि आपकी पहचान की जांच करनी है। बैंक के नियम काफी सख्त होते हैं। इस बात पर सावित्री जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे पता था बेटा कि पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ही लेकर आई हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपना पहचान पत्र झोले से निकालकर बैंक मैनेजर को पकड़ा दिया। मैनेजर ने उनकी पहचान की सारी प्रक्रिया पूरी की और एक कर्मचारी को बुलाया। वो उन्हें लेकर लॉकर रूम की तरफ गया और धीरे से बोला, अम्मा जी, यही आपका लॉकर है। आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती हैं। जैसे ही लॉकर खुला तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके अंदर कुछ जेवर, जमीन जायदाद के कागज और एक बड़ा सा लिफाफा रखा हुआ था। सावित्री जी ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला तो अंदर एक चिट्ठी रखी थी जो उनके पति ने लिखी हुई थी। सावित्री, अगर आज तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद अब तक मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कमाया है वो तुम्हारे नाम कर दिया है। ये लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये सब पढ़ते ही सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने पति की कही हुई हर बात याद आने लगी। उनके दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। उन्होंने अपने पति की चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और गहरी सांस ली। उनकी जिंदगी में जो दुखों का सिलसिला जारी था, आज उन्हें उस सिलसिले को खत्म करने की ताकत मिल चुकी थी। मैनेजर ने धीरे से उनसे कहा, अम्मा जी, अगर आप चाहें तो इसे अपने बचत खाते में भी ट्रांसफर करवा सकती हैं, या फिर अगर जरूरत हो तो इसमें से कुछ पैसे निकाल भी सकती हैं। सावित्री जी ने कहा, मुझे थोड़े से पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अपने बचत खाते में ट्रांसफर करवा लेना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए गए और कुछ पैसे उनके हाथों में भी दे दिए गए। उन्होंने कागजात और जेवरात को अच्छी तरह से समेटा और सुरक्षित बैंक में ही रखवा दिया। जब वो बैंक से बाहर निकली तो सूरज काफी तेज चमक रहा था। अब भला उन्हें कहाँ जाना चाहिए, यही वो खड़े होकर सोच रही थी कि तभी उन्हें पीछे से किसी ने पुकारा, अम्मा जी। सावित्री जी ने जब पीछे पलटकर देखा तो वो वही संजय था जो कुछ दिन पहले उन्हें मंदिर में मिला था। अम्मा जी, आप यहाँ बैंक में? संजय ने पास आकर कहा तो सावित्री जी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ बेटा, वो मुझे कुछ जरूरी काम था। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। संजय ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास से देखा, लेकिन अकेलेपन की एक हल्की सी झलक भी दिखाई दी। वो तुरंत बोला, अम्मा जी, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ भी चल सकती हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। संजय के शब्द उन्हें सच्चे लगे, लेकिन वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कहा, संजय बेटा, अब मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो संजय मुस्कुराकर बोला, आपसे किसने कहा कि आप मेरे लिए बोझ बनेंगी? माँ का घर उनका अपना होता है। आपको जब तक लगे कि आपको रहना है तब तक आप रहिए, और जब आपका मन चाहे तब आप अपना रास्ता खुद चुन सकती हैं। लेकिन एक बार आप मेरे साथ चलिए तो सही। ये सुनते ही सावित्री जी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मैं बस कुछ दिनों के लिए ही चलूंगी। संजय ने कहा, ठीक है अम्मा जी। फिर वो उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। जब वो घर पहुंचे तो दरवाजे पर संजय की पत्नी आशा खड़ी थी। जैसे ही उसने सावित्री जी को देखा तो तुरंत भागकर उनसे गले लग गई और उन्हें घर के अंदर लेकर गई। घर में घुसते ही सावित्री जी को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं भी कोई ताना नहीं था, कोई जहरीली बात नहीं थी, कोई नफरत भरी नजर नहीं थी।
रात को संजय और आशा के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि मैं अब अपनी संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रम खोलूंगी जहाँ बड़े बुजुर्गों को इज्जत के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। ये सुनते ही संजय और आशा गर्व भरी नजरों से सावित्री जी को देखने लगे। अम्मा जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, संजय ने कहा तो सावित्री जी ने गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए मजबूत आवाज में बोली, बेटा तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास लेकर चलना। सावित्री जी की आंखों में अब कोई डर नहीं था। वो एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थीं। एक ऐसी शुरुआत जो उनके जरिए समाज में बुजुर्गों के लिए इज्जत से जीने और अपने अधिकारों के साथ जीवन बिताने की नई कहानी लिखने वाली थी। उधर सावित्री जी के बेटे और बहुएं बेचैन होने लगे थे। आखिर मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? धीरज ने कहा तो काजल गुस्से से बोली, अब इतनी भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी किसी सहेली से मिलने चली गई हो या फिर हमसे नाराज होकर कहीं बैठी हो। विवाह जो अब तक चुप थी वो धीरे से बोली, लेकिन मम्मी ने कभी ऐसा नहीं किया। चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन वो कभी किसी के घर रात भर नहीं रुकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उनके साथ कुछ गलत हो गया हो। अब तक जिन लोगों को सावित्री जी के मौजूद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज वही लोग बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। रात भर जब सावित्री जी घर लौटकर नहीं आई तो धीरज और निखिल को फिक्र होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने आसपास के इलाकों में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी सावित्री जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी ऐसी कोई सहेली भी नहीं थी जिसके यहाँ वो रात भर रुकी हो। सावित्री जी का अंतिम फैसला और बेटों की बर्बादी। बेवा ने फिक्र करते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। आखिर मम्मी पूरे 1 दिन से लापता हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। लेकिन काजल तुरंत बोली, अरे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? पुलिस के पास तो हम गलती से भी नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हम लोगों को शक की नजर से देखेगी, पूछने लगेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई थी। तो धीरज ने भी इस बात पर सिर हिला दिया। हाँ, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी बूढ़ी हैं, हो सकता है वो कहीं रास्ता भटक गई हो या फिर किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो। पहले हमें उन्हें खुद से ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस बात पर काजल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ। अगली सुबह देखते हैं क्या है। अगर मम्मी नहीं आई तो फिर तब सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। उधर सावित्री जी आज आराम से सो रही थी। इतने दिनों के बाद उन्होंने पेट भरकर खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून फैला था जो शायद बहुत लंबे समय के बाद आया था। सुबह जब उठकर सावित्री जी बाहर आईं तो देखा कि टेबल पर गरम गरम चाय, आलू के पराठे, दही सब कुछ रखा हुआ था। नाश्ता करने के बाद सावित्री जी ने कहा, बेटा आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास लेकर चलो। संजय ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है। वो बहुत ही अच्छे और अनुभवी वकील हैं। हम अभी बस नाश्ता करके उनके पास चलते हैं। इस बात पर सावित्री जी ने सिर हिलाया और फिर नाश्ते के बाद वो संजय के साथ वकील के ऑफिस चली गई। वकील ने विस्तार से सावित्री जी की पूरी बात सुनी और गंभीर अंदाज में कहा, अम्मा जी क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? सावित्री जी की आंखों में कोई भी झिझक नहीं थी। उन्होंने पक्के अंदाज में कहा, जी वकील साहब, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी से बेदखल करने के कागज नहीं बनवाना चाहती हूँ, बल्कि मैं अखबार में एक सूचना भी निकलवाना चाहती हूँ। मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटों का मेरी जायदाद और मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हूँ और आज के बाद उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं होगा। संजय उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, अम्मा जी आप इतना बड़ा फैसला ले रही हैं? क्या सच में आप ऐसा ही चाहती हैं? सावित्री जी की आंखों में उस वक्त आंसू थे, पर वो कमजोरी के नहीं बल्कि एक नई हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जिस माँ को अपने ही घर में रोटी के 2 निवाले तक ना मिल रहे हों, उसे अब किसी भी उम्मीद या लालच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ इज्जत हो, अपनापन हो
ना कि लालच और बेइज्जती। वकील ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है अम्मा जी, मैं भी सारे कानूनी दस्तावेज तैयार करवा देता हूँ और अखबार में विज्ञापन देने का काम भी पूरा करवाता हूँ। वकील ने सारे कागज तैयार कर दिए और कहा, सावित्री जी, अब सिर्फ आपको इन सारे कागजों पर दस्तखत करने हैं। इसके बाद ये कानूनी तौर पर बिल्कुल पक्के कागज बन जाएंगे। इसके बाद आपके बेटों का आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। सावित्री जी ने एक नजर उन कागजों पर डाली। बहुत सालों की तकलीफ, बेइज्जती और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर आया, लेकिन इस बार उनका हाथ नहीं कांपा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन सारे कागजों पर अपने साइन कर दिए। संजय और आशा ये सब ध्यान से देख रहे थे। वकील ने कागज संभालते हुए कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए अम्मा जी, कल सुबह तक ये खबर अखबार में छप जाएगी और कानूनी तौर पर भी आपके बेटों का आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते ही उन्होंने फैसला किया कि वो अब अपने बेटों के दम पर नहीं, बल्कि बस अपने पति के पैसों के दम पर जिएंगी। सबसे पहला फैसला उनका ये था कि अपने बेटों को उनकी औकात दिखानी है। अगली सुबह सावित्री जी के हाथ में अखबार पकड़ा हुआ था, जिसका एक कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज ना तो कोई दुख था और ना ही कोई उदासी, सिर्फ एक पक्का फैसला था। वो संजय के साथ अपने ही घर के सामने खड़ी थी। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने काजल और विभा खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही सावित्री जी को देखा, तुरंत बोली, अरे आप आ गईं? आखिर कहाँ थी आप 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी तुरंत आ गए। वो भी हैरान थे। धीरज ने कहा, मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे तुम किसी के भी घर में रहने लगती हो। सावित्री जी के चेहरे पर यह सुनते ही हल्की मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने धीरे से अखबार उनकी तरफ बढ़ाया और कड़क आवाज में बोली, इसे पहले पढ़ो। बेटे ने अखबार पकड़ा और जैसे ही उसने अखबार पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं सावित्री देवी अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं से हर तरह का रिश्ता खत्म कर रही हूँ। मेरी पूरी प्रॉपर्टी और मेरा घर अब सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी तौर पर यह तय कर लिया है कि मेरे मरने के बाद भी उन्हें इसमें कोई भी अधिकार या हिस्सा नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रख सकते, वो मेरी प्रॉपर्टी के भी हकदार नहीं हो सकते। ये देखकर बेटों और बहुओं के होश ही उड़ गए। घर में एकदम से मौत जैसा सन्नाटा छा गया। धीरज कांपती हुई आवाज में बोला, मम्मी, ये सब क्या है? तो सावित्री जी ने गुस्से से कहा, मुझे मम्मी कहकर मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तो तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। तब ये बहुएं मुझे हर दिन बेइज्जत कर रही थीं। उस वक्त तुम लोगों ने अपनी आंखें फेर ली। अब मैं भी तुम लोगों को इस घर से निकाल रही हूँ। ये सुनकर दोनों भाई गिड़गिड़ाते हुए बोले, मम्मी, हमें माफ कर दो, ऐसा हमारे साथ मत करो। तभी काजल गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कोई भी नहीं निकलेगा, ये घर हमारा भी है। तो सावित्री जी ने एक जोरदार थप्पड़ काजल के मुंह पर जड़ दिया और तेज आवाज में बोली, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि अब से इस घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। ये सुनते ही दोनों बेटों के पसीने छूट गए। निखिल हकलाते हुए कहने लगा, मम्मी, हमें माफ कर दो। लेकिन अब तो सावित्री जी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मेरा फैसला अटल है, निकलो मेरे घर से और दोबारा कभी इस दहलीज पर अपने गंदे कदम मत रखना। दोनों बेटे और बहुएं अपना सारा सामान लेकर घर से निकलने के लिए मजबूर हो गए और सावित्री जी पूरे घर में अकेली रह गईं। उन्होंने अपने घर को एक वृद्ध आश्रम में बदल दिया ताकि हर बुजुर्ग इंसान को पेट भरकर खाना और इज्जत मिल सके। इस वृद्ध आश्रम को चलाने में संजय और आशा ने उनका पूरा साथ दिया और उधर उनके बेटे और बहुएं दर दर ठोकरें खाते घूम रहे थे। आखिर आज उन्हें अपने कर्मों का फल मिल ही गया था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को कभी भी अपने माता पिता की मजबूरियों और प्यार को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब सम्मान खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों,
आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में दिखाए गए विचार और परिस्थितियां केवल जागरूकता और सीख देने के लिए प्रस्तुत की गई हैं। धन्यवाद।